हेलो एवरीवन। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले हमने इसके सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट एनालिसिस किया था एंड वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों ये बैंक पूरे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक बेस्ट अंडर वैल्यूड बैंक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूड नहीं था ये बैंक, एंड अर्निंग ग्रोथ भी जो है वो बहुत ही हेल्दी थी इस बैंक की। 40 50 70% के आसपास की नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है ये बैंक कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम ROA इसके सस्टेन थे 2% के अबव के लेवल्स पे। ROE कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा था। सो एक बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स पे बैंक परफॉर्म कर रहा था, एंड वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी काफ़ी फेयरली वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था ये बैंक। नाउ अभी इन्होंने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। सो उस पर एक बार एनालिसिस करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसे रही है बैंक की एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस बैंक से गोइंग अहेड। सो इनका अगर बिजनेस मॉडल देखें तो काफ़ी सिंपल मॉडल है इनका। तमिलनाडु से बैंक स्टार्ट हुआ था, तो अभी करंटली इनके लोन बुक का 50% जो है वो उसी स्टेट से आता है। ये नंबर 2 3 साल पहले और ज़्यादा था। अराउंड 55 60% जो पार्ट है इनके लोन बुक का वो तमिलनाडु से था। बट क्योंकि इस बैंक का टारगेट है एक पैन इंडिया बैंक बनने का, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जोग्राफीज़ में ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपने ब्रांचेस को। सो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इन्होंने 55% से कम करके अभी 50% पे लाया है। एंड विद टाइम जैसे जैसे इनके ब्रांचेस दूसरे स्टेट्स में और ज़्यादा बढ़ेंगे, एक्सपेंशन होगा, सो ऑब्वियसली ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये धीरे धीरे और कम होगा। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेनली 4 से 5 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एक्विटास डील करता है। माइक्रो फाइनेंसिंग, ऑब्वियसली बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो माइक्रो फाइनेंसिंग में ये डील करते ही हैं मेनली। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस है, जिसमें अफोर्डेबल होम लोन देती देती है ये बैंक। देन स्मॉल बिजनेस लोन है। अभी जो स्मॉल बिजनेस लोन है इसमें इनका जो ये मॉडल है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस से। बिकॉज 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस भी MSMEs को लोन देता है उनके उनकी प्रॉपर्टी को एज अ कोलेट्रल रख के। सिमिलरली एक्विटास भी उनकी प्रॉपर्टी को कोलेट्रल रख के उसके अगेंस्ट में लोन ऑफर करता है। सो ये इनका स्मॉल बिजनेस लोन वाला प्रोडक्ट है। इसके अलावा व्हीकल फाइनेंस, ये भी इनका मेन सेगमेंट है। सो 3 4 इनके मेन प्रोडक्ट है। जो टोटल लोन बुक है इनका उसमें 20% 22% के आसपास इनका अनसिक्योर्ड लोन है, एंड बाकी 80% जो है वो सिक्योर्ड लोन है। सो कुछ टाइम पहले तक इनका जो अनसिक्योर्ड लोन है वो ऑलमोस्ट 40 45% के आसपास था। बट कोविड के बाद से काफ़ी एक कॉशियस अप्रोच रखी है बैंक ने, एंड उस पोर्शन को इन्होंने कम करके ग्रेजुअली अब 20 22% के आसपास अभी करंटली लेके आए हैं। अब जो RBI का रेगुलेशन आया था कुछ टाइम पहले अनसिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट में, जहाँ पे उन्होंने बैंक्स NBFCs को डायरेक्टली गाइड किया था कि जो भी आप अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स दे रहे हैं उसमें आपको रिस्क वेटेड कैपिटल जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। सो वो चीज़ एक्विटास पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज जो 20% अनसिक्योर्ड लोन है भी इनका उसमें भी 18 19% माइक्रो फाइनेंसिंग है। सो माइक्रो फाइनेंसिंग पे वो चीज़ वैसे ही अप्लाई नहीं होती। एंड जो पर्सनल लोन है या कंज्यूमर लोन है अनसिक्योर्ड वो एक्विटास मेनली करता ही नहीं है। सो इनके ऊपर उस रूल का एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा ओवरऑल। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस बैंक का। अब अगर इनकी करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका जो लोन बुक है वो अराउंड 25% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। डिपॉजिट बुक में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, 39% से इनका डिपॉजिट बुक ग्रो हुआ है। देन मार्जिन में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, 8.6% के मार्जिन थे वो अब कम होकर के 8.3% के आसपास आए हैं। एंड नेट प्रॉफिट जो है बैंक का वो 19% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। सो ओवरऑल नंबर्स जब हम देखते हैं तो ठीक ठाक नंबर है, ग्रोथ नंबर अच्छे हैं। लोन बुक की ग्रोथ अच्छी है, डिपॉजिट बुक की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है 39% के आसपास। बट जो कंसर्न है इनका पैट ग्रोथ का, वो सिर्फ 19% हुआ है पैट ग्रोथ इनका, जो कि अब इससे लास्ट जो कुछ क्वार्टर्स है अगर उसके नंबर हम देखें तो वो 70 80% के आसपास ये बैंक पैट ग्रोथ का नंबर डिलीवर कर रहा था। ऑब्वियसली जो 70 80% का आपका पैट ग्रोथ नंबर है वो सस्टेनेबल नहीं है। बट यहाँ पे जो इनका मेन रीज़न हुआ है उस ग्रोथ की डिक्लाइन में वो है इनकी एसेट क्वालिटी। एक्विटास का जो ग्रॉस NPA नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इस क्वार्टर में। 2.2% के आसपास था इनका ग्रॉस NPA लास्ट क्वार्टर में, एंड इस क्वार्टर में ये नंबर बढ़ करके 2.4% के आसपास हो गया। तो एक काफ़ी शार्प राइज आया है इनके GNPA नंबर में। नेट NPA भी बढ़ा है, एंड क्योंकि आपके NPA बढ़ गए हैं तो उसके अगेंस्ट में बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। सो बैंक ने प्रोविजनिंग करी है जिसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट
आई थिंक 70% के आसपास इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ये रीजंस है जिसकी वजह से इनका पैट ग्रोथ जो है वो सडनली 50-60% से डिक्लाइन होकर के 19% पे आ गया। तो ये काफ़ी नेगेटिव पार्ट है, बिकॉज आपकी एसेट क्वालिटी लगातार इंप्रूव हो रही थी। आपके प्रोविजनिंग के नंबर काफ़ी इंप्रूव हो रहे थे, एंड सडनली वो उसमें एक बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन आया है जिसने हिट किया डायरेक्टली इनके पैट को, बॉटम लाइन को। अब इससे हुआ क्या है कि इनका आर और आर भी डिक्लाइन हो गया है, बिकॉज आर हमने बात करी थी कि लगातार 3-4 क्वार्टर से इक्विटास जो है वो 2% के अबव अपने अपने आर को मेंटेन कर रहा था, एंड आर भी इनका 12% से इंप्रूव होकर के 15% तक चला गया था लास्ट क्वार्टर में। एंड हमने बार बार ये चीज़ डिस्कस की है कि जो भी बैंक्स हैं अगर उनका आर 2% के ऊपर रहता है, आर उनका 16-17% रहता है, सो ऐसे बैंक्स को एक बहुत अच्छा लेंडर माना जाता है, एक एफिशिएंट बैंक माना जाता है, एंड मार्केट से भी उनको एक अच्छी वैल्यूएशन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम HDFC को देखें, ICICI को देखें, कोटक को देखें, ये सारे बैंक्स के अगर आप ROE देखोगे तो कंसिस्टेंटली ये 2% के अबव अपना ROE मेंटेन करते हैं। ROE इनका 17-18% के आसपास रहता है। दैट इज़ अ रीज़न कि उनका प्राइस टू बुक भी कंपेयर टू अदर बैंक्स काफ़ी ज़्यादा हाईली वैल्यूड रहता है। सो वो चीज़ एक्विटास के साथ हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस की थी। वो पूरा थीसिस था, बिकॉज प्राइस टू बुक भी कम था इस बैंक का, एंड ये सारी चीज़ें भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही थी। बट सडनली ये जो एक डिटोरिएशन हुआ है इनकी एसेट क्वालिटी में, GNPA के नंबर सडनली बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये सारे पैरामीटर्स जो हैं उसमें काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एंड पॉसिबल है कि इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो बैंक का 50% एलोकेशन है सिर्फ एक ही स्टेट में, तमिलनाडु में, वहाँ पे एक्चुअली जो फ्लड आया था, जो हमने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि उनका भी जो NPA थोड़ा सा बड़ा था, उसमें एक मेजर रोल था फ्लड का, जो तमिलनाडु में फ्लड आया है। एंड CA ग्रामीण का ओनली 15-18% ही है एलोकेशन तमिलनाडु के स्टेट में, वीज़ा एक्विटास का ऑलमोस्ट 50% एलोकेशन है तमिलनाडु के स्टेट में। सो ऑब्वियसली फ्लड की वजह से पॉसिबल है कि वहाँ पे इनके NPA एसेट क्वालिटी पे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ऑल्दो अभी जब हम कॉल को आगे गो थ्रू करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कितना ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट पड़ा है इनके एसेट क्वालिटी पे, एंड क्या रीज़न रहा है इसका, एंड क्या मैनेजमेंट क्या आउटलुक दे रहा है कि आगे एसेट क्वालिटी उनकी किस तरीके की रह सकती है। सो ये ओवरऑल इनका रिजल्ट है। अब हमें एज ए इन्वेस्टर कैसे लेना चाहिए इसमें, तो दो तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए इसमें। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, पर जस्ट हम एक थीसिस डिस्कस कर रहे हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर को इस तरीके के केस में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सो सपोज अगर मेरा पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत बड़ा है, 10-15 स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, एंड वहाँ पे मेरी किसी होल्डिंग कंपनी की इस तरीके की परफॉर्मेंस आई है, डिक्लाइन आया है सडनली उनके परफॉर्मेंस में। सो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेरे पास कि मैं अपना जो एलोकेशन है उस पर्टिकुलर स्टॉक में वो कम कर सकता हूँ इस डिक्लाइन के बाद। सपोज मेरा 10% का एलोकेशन है, तो क्योंकि परफॉर्मेंस में ऐसा फॉल आया है, सो उस 10% की एलोकेशन को मैं 6%, 7% तक कर सकता हूँ, एंड देन मैं वेट करूँगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरीके की इंप्रूवमेंट रहती है। और अगर वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है कि एसेट क्वालिटी और ख़राब हुई है, पैट ग्रोथ जो है वो और डिक्लाइन हो गया है, सो ऑब्वियसली वहाँ से मैं टोटली एग्जिट कर लूँगा उस स्टॉक से। दूसरा अगर हम सिनेरियो देखें तो उसमें होता है कि अगर मेरे पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत छोटा है, सिर्फ 2-3-4 स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, सो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेरे पास कि तब अगर मेरे होल्डिंग कंपनी में इस तरीके की डिक्लाइन आई है, इस तरीके की परफॉर्मेंस आई है, सो वहाँ पे मैं क्लियरली एग्जिट कर लूँगा स्टॉक से, बिकॉज उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत छोटा है, एंड अननेसेसरी मैं किसी एक ऐसे स्टॉक में, ऐसे बिजनेस में अपने कैपिटल को स्टक करूं जिसकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन है, एंड देन वहाँ पे वेट करूं कि अगले क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट होगी। सो इससे बेटर है कि मैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करूं जहाँ पे लोन ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छी है, पैट ग्रोथ अच्छा है, ROE का नंबर और अच्छा हो रहा है। तो इन केस अगर कैपिटल छोटा है तो बेटर है कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, एंड अगर कैपिटल बड़ा है, पोर्टफोलियो का साइज़ बड़ा है, 10-15 स्टॉक्स है, तब ये चांस हम ले सकते हैं कि हम एक दो स्टॉक के साथ में थोड़ा सा वेट एंड सी वाला गेम खेल सकते हैं। देख सकते हैं कि अगले क्वार्टर में कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है उस स्टॉक में या नहीं। सो इस तरीके का बेसिक थीसिस एक अप्लाई करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को, rather देन कि बाय होल्ड करके रख लिया एंड देन हम देखें कि अभी तो स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं है, क्या पता अगले क्वार्टर में इंप्रूव हो जाए। सो ये बेसिकली ये काफ़ी डायनामिक है, ये डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, पोर्टफोलियो का साइज़ कैसा है, किस तरीके की कंपनीज़ में आपका एलोकेशन है। सो इस अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर को कॉल लेना चाहिए बेसिकली।
बाकी अभी इसका कॉन कॉल से गो थ्रू करेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी होगी, ग्रोथ के ऊपर मैनेजमेंट क्या कहता है, सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। बाकी ओवरऑल रिजल्ट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बट ऑब्वियसली आपका आर जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव था कम प्राइस टू बुक के साथ में लास्ट क्वार्टर में, उस पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव हिट पड़ा इस क्वार्टर में। सो लेट्स सी आगे किस तरीके की डेवलपमेंट रहती है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था इक्विटास के ऊपर। डू लेट मी नो आपके सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच।